ठीक है, तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो 1 2 3, तो 3 जन को मेंटेन करनी पड़ेगी बुक। सबसे पहले है अपना रजिस्टर्ड पर्सन, फिर अपना है वेयर हाउस ऑपरेटर और तीसरा है ट्रांसपोर्टर, इसलिए 1 2 3 #3। फिर कहाँ पे मेंटेन करना है, जहाँ पे भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, नहीं तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहाँ पे आप अपने बुक्स मेंटेन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि फिजिकल या इलेक्ट्रिक फॉर्म, किस फॉर्म में भी आप चाहो तो मेंटेन कर सकते हो। अगर फिजिकल फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो तो जैसे फिजिकल में अपन पेंसिल से लिख दिया, पेंसिल लिख, तो पेंसिल से लिखते यूजुअली अपन क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। पेन से अगर लिखते तो अपन क्या करते हैं, ओवरराइट कर देते हैं चीज़ों को, तो वो बैड चॉइस है, वो वैसा नहीं करना चाहिए। शुडंट डू ऑल दोस। गुड चॉइस क्या है, उस चीज़ को स्ट्राइक ऑफ करो, न्यू एंट्री फिर से रिकॉर्ड करो, करेक्ट एंट्री जो भी न्यू है फिर से रिकॉर्ड करो, पर वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर मैं करती हूँ तो सबसे पहले आके क्या देखना है, वो रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। प्लस अगर मैं प्रिंट आउट का डिमांड करूँ तो प्रिंट में निकाल पाऊँ। सिक्योर्ड फॉर्म में मतलब डिजिटली साइंड होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ये जो सिक्योरिटी वाला एक्सेस है वो सबके पास नहीं होना चाहिए, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके पास ही होना चाहिए। और सिंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ऑब्वियसली एक बैकअप होना जरूरी है। ठीक है, तो अब सिंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो यहाँ पे इरेज और ओवरराइट करने का ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से अपन कर देंगे एडिट या डिलीट। तो जो भी एडिट या डिलीट करेंगे बट उसकी हर चीज की रिकॉर्ड हो रही है, सो लॉग ऑफ एवरी एंट्री दैट इज एडिटेड डिलीटेड उसका रिकॉर्ड होना। अभी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का इसका ब्रेकअप क्या होगा कि अपन कौन कौन सी डिटेल्स अपन को मेंटेन करने हैं। तो सबसे पहले इमेजिन करो कि आप बिजनेस चला रहे हो, तो आप बिजनेस चला रहे हो तो आके ना या तो गुड्स परचेज करोगे, गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे तो उसका ब्रेकअप रखोगे। तो सिंस परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके रिगार्डिंग आप इनपुट टैक्स आपको मिलेगा, तो इनपुट टैक्स अवेल्ड। फिर उसके बाद आप गुड्स परचेज करो तो बाद में उसको सेल भी करोगे, सेल या आउटवर्ड सप्लाई जो भी करे उसके करस्पॉन्डिंग आप सेल करो तो आपको आउटपुट टैक्स आके भरना पड़ेगा। इन दोनों को परचेज और सेल्स मिला के आपको क्या आएगा, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा क्या है, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस साथ में, जहाँ पे स्टॉक है प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे पढ़े थे ना कि प्लेस ऑफ बिजनेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो अकॉर्डिंगली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स और आके वो उसका कहाँ वो गुड्स आके कौन से प्लेस ऑफ बिजनेस पे लोकेटेड है वो। फिर उसके बाद कोई ट्रांसपोर्ट, अब गुड्स आके आप मंगवाते हो, परचेस करवाते हो, सेल करते हो, जो भी अब कुछ आरसीएम वाले चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन जो आरसीएम में कवर होते हैं वैसा वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है अपने कॉम्पोजिट टैक्स पेयर्स। कॉम्पोजिट टैक्स पेयर्स में बेसिकली क्या होता है, अपन जो भी टैक्स पे करते हैं दैट इज परसेंटेज ऑफ अपना टर्नओवर की परसेंटेज के ऊपर होता है। तो उसमें अपन को आईटीसी कलेक्ट करने का राइट नहीं होता, ना अपन को आउटपुट टैक्स से भरना पड़ता, क्योंकि ये वाला जो आउटपुट टैक्स है वो इसके बेसिस पे। तो अपन को ये जो इनपुट टैक्स और ये सब और क्लोजिंग स्टॉक ये सब की डिटेल्स मेंटेन करिए। बेसिकली ये दोनों की डिटेल्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं। ये वाला जो है अपने टर्नओवर के बेसिस पे आ जाएगा, ये वाला अपने टर्नओवर, तो इसमें आके ना एग्जाम सप्लाई ये सब भी आ जाएगा। तो ये वाला ऐसे नहीं आएगा, ये वाले में अपन टैक्सेबल सप्लाई पे आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई में अपने टोटल टर्नओवर पे भी हो सकता है, टैक्सेबल टर्नओवर पे भी हो सकता है, इसलिए ये वाला आउटपुट टैक्स नहीं आएगा। जो मेरा टोटल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर है, बीट एग्जाम और वो सब मिला के अगर उस पर जो अपन 1% वो वाला कैलकुलेट करते हैं तो वो वाला आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी क्रॉस आ गया, 3 जगह क्रॉस क्यों है, क्योंकि इधर अपन करेंगे 18%, 12% वो वाला जो स्टैंडर्ड रेट्स है, यहाँ पे अपन कम वाला 1% ऑफ टर्नओवर ये वाला वो करेंगे, तो ये 3 इसलिए क्रॉस हो जाते हैं। फिर अगर जब अपन बात करते हैं परचेज और मैन्युफैक्चरिंग, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो बेसिकली तो उसके अंदर आप कोई रॉ मटेरियल ऑफ गुड्स या कुछ ऐसे कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपने कौन से रॉ मटेरियल कोई अदर गुड्स आपने यूज करे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स, या फिर कोई सर्विस रेंडर करी है तो कुछ सर्विस रेंडर करने के लिए भी कुछ गुड्स या किसी से कोई सर्विस कलेक्ट करी होगी, इनपुट सर्विस ली होगी, तो वो आके उसका ब्रेकअप आपको रखना पड़ेगा। प्लस आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आके कोई बाई प्रोडक्ट, स्क्रैप और ये सब भी बनेंगे, तो उसके डिटेल्स भी आपको रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एजेंट, जॉब वर्कर, वेयर हाउस ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो एजेंट के केस में डायग्राम बस अच्छे से समझ लो, ये मेरा प्रिंसिपल है, मेरे को गुड्स दे रहा है, मैं एजेंट हूँ, एज एजेंट मैं बाकी कस्टमर्स को सप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं सप्लाई कर रही हूँ तो मैं उनसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे भी करूंगी। तो पूरे प्रोसेस के लिए मैं अपने प्रिंसिपल से क्या करूंगी, कमीशन चार्ज कर लूंगी। तो बस ये प्रोसेस आप समझ गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड्स प्रिंसिपल में जैसे मैं बोला था आके कौन कौन मेरा प्रिंसिपल है उसकी डिटेल्स रखना, उसे कौन से गुड्स मिले तो उस डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मेरे को देना, फिर जो उसे गुड्स मेरे को दिए, फिर उसके बाद मैंने कौन से किस किस को गुड्स बेचे, सप्लाई करे, तो उसके डिटेल्स मैं दूंगी। तो ये सब मैंने पूरा परचेज सेल्स का ब्रेकअप देते। फिर जो मैंने टैक्स पे करा, क्योंकि ये मैं कस्टमर से पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करूंगी, राइट। तो जो भी टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एंड पे टू द गवर्नमेंट, तो जो भी ब्रेकअप ऑफ टैक्स मैंने पे करा उसका ब्रेकअप मैं दूंगी। एट द एंड पूरा फाइनल अकाउंट मेरा लेजर अकाउंट बना के दे दूंगी, भाई ये मेरा बनता है
तो इतना मेरा कमीशन है, तो मेरा फाइनल सेटलमेंट में वो जो कमीशन मेरे को पेमेंट करता है उसका ब्रेकअप मैं दे दूंगी। नेक्स्ट आता है अपना जॉब वर्कर। जॉब वर्कर के केस में भी ये डायग्राम याद रखना, या तो प्रिंसिपल मेरे को डायरेक्टली गुड्स सप्लाई कर रहा है या फिर सप्लायर के थ्रू मुझे गुड्स मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के बीच में ही है, बट आके मेरे को गुड्स आके सप्लायर के थ्रू मिल रहा है इनडायरेक्टली। तो ये प्रोसेस आप समझ में रखोगे तो आपको ये भी ईजी लगेगा। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको ना, सिंस अगर प्रिंसिपल के पास डायरेक्ट आता है डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल, हाँ कोई कोई क्या बोलते हैं, रेयर सर्कमस्टेंसेस में सप्लायर के थ्रू आते हैं, तो मेरे को डिटेल्स ऑफ सप्लायर भी रखने पड़ सकते हैं। फिर दोनों के केसेस में मेरे को गुड्स मिलेंगे कि उसके ऊपर मैं प्रोसेस करूंगी ना, तो डिटेल्स ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और जो मेरे को मिले उसके ऊपर, तो ये पूरा प्रोसेस करने के लिए मेरे को कुछ पेमेंट रिसीव होएगा, तो डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव उसके बारे में मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। एज अ वेयर हाउस ऑपरेटर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे गोडाउन में गुड्स आए तो किसके गुड्स है, किसके लिए है, कंसाइन और कंसाइनी कौन है, किस टाइप ऑफ गुड्स है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, फिर पीरियड फॉर विच जो मैं मेरे वेयर हाउस में कितने दिनों तक आपके गुड्स रिटर्न रहेगा, तो उसके ऊपर डिटेल्स रखना पड़ेगा। वेयर इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर के केस में कैसा होता है कि ना जो गुड्स है, गुड्स और कंसाइनर और कंसाइनी के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्टर को मालूम होना चाहिए कंसाइनर कंसाइनी कौन है, उनके जीएसटीएन नंबर क्या है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू गुड्स तो आके ना वो क्या ट्रांसपोर्ट हो गए या इन ट्रांसिट है, तो वो डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। नाउ लास्ट पार्ट आता है पीरियड ऑफ रिटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पीरियड ऑफ रिटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है, 72 मंथ्स। ये अंडर सेक्शन 36 कवर होता है, 36 इंटू 2 आके अपना 72 मंथ्स हो जाता है। तो 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। अगर सपोज आपको कोई अपील में चल रहा है तो फिर 72 मंथ्स या 1 ईयर फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अपील, विच एवर इज लेटर उसमें आपको फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ड्यू डेट वर्ड है। बाकी अब दूसरे चैप्टर्स में जो भी और कंप्लायंस यहाँ पे टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आईटीसी का हो गया या फिर रिटर्न फाइलिंग का हो गया, क्रेडिट नोट का हो गया, जहाँ पे भी टैक्स कंपोनेंट वहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व है ना, तो वहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न यूज हुआ था। बट यही एक ऐसा केस है जहाँ पे ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न यूज हुआ, तो इसके साथ केयरफुल रहना। तो दैट्स इट विथ इट।